गौतम बुद्ध और दीमक का घर, प्रेजेंटेड बाय टोटल आर स्टोरी। सुबह की पहली किरणें जब पेड़ों की ऊंची डालियों से झांकी तो पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहा गया। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थी, जैसे किसी ने मोतियों की माला बिछा दी हो। झरने से बहते जल की आवाज छर छर जंगल की नीरवता को मधुर बना रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और कहीं दूर कोई कोयल गा रही थी। इसी शांत वातावरण में गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ चलते जा रहे थे। उनका चेहरा स्थिर था, पर आंखों में एक अजीब सी गहराई झलक रही थी। आनंद ने पूछा, भगवान, आज हम इस रास्ते पर क्यों चल रहे हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी शांति की राह अंधेरे जंगलों से होकर ही गुजरती है। आनंद। जंगल का मौन और मिट्टी का किला। थोड़ी दूर चलने पर बुद्ध एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रुके। पेड़ की जड़ों के पास एक विशाल मिट्टी का टीला बना था। वो था दीमक का घर। वो घर किसी मंदिर जैसा था, कई मंजिलों वाला, सुरंगों से भरा, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे तराशा हो। बुद्ध बैठ गए। उन्होंने उस घर को ध्यान से देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, यह मिट्टी का ढेर नहीं, ये परिश्रम की प्रतिमा है। शिष्य हैरान हो गए। बुद्ध बोले, देखो आनंद, ये छोटे जीव दिन रात काम करते हैं, बिना थके, बिना दिखावे के। मनुष्य को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। दीमक की आवाज। अचानक एक हल्की सरसराहट हुई। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। मिट्टी के उस घर से एक सुनहरी दीमक बाहर आई। वो धीरे धीरे बुद्ध की ओर बढ़ी। वो रुकी, फिर बोली, तथागत, आपके शब्दों ने हमारे घर की दीवारों को छू लिया है। आनंद चौंक गए। भगवान, ये बोल रही है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो प्रकृति भी बोल उठती है। आनंद। बुद्ध ने पूछा, कहो छोटी दीमक, क्या कहना चाहती हो? दीमक ने कहा, हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, मिट्टी काटते हैं, जोड़ते हैं, बनाते हैं, पर मनुष्य हमें हमेशा बुरा कहता है। दीमक लग गई है, सब नष्ट हो गया। क्या हमारा जीवन व्यर्थ है? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा, जो धरती पर रहता है वही धरती का हिस्सा बनता है। तुम्हारा कर्म विनाश नहीं, पुनर्निर्माण है। जब लकड़ी सड़ जाती है तब तुम उसे मिट्टी में मिलाकर नई उर्वरता देते हो। तुम जीवन का चक्र पूरा करती हो। दीमक बोली, हमारे घर में अंधेरा है प्रभु, फिर भी हम रास्ता ढूंढ लेते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जिसे भीतर का मार्ग मिल जाता है उसे बाहर का प्रकाश व्यर्थ लगता है। बारिश का डर। उसी समय आसमान में बादल घिर आए। बिजली चमकी। धीरे धीरे वर्षा की बूंदें गिरने लगी। टप टप टप। दीमक घबरा गई। प्रभु, जब बारिश आती है हमारा घर टूटने लगता है। हम मिट्टी जोड़ते हैं, फिर भी वो बच जाती है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, छोटी, बारिश तुम्हारे घर की परीक्षा है, जैसे दुख मनुष्य की। जो स्थिर रहता है वही सच्चा घर होता है। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और कहा, प्रकृति हमें सिखाती है कि हर टूटन एक नई बनावट की शुरुआत होती है। गांव का व्यक्ति। तभी पास के गांव का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। वो चिल्ला रहा था, भगवान, ये दीमक मेरे दरवाजे खा रही है, मैं इन्हें जलाने आया हूं। उसके हाथ में मशाल थी। दीमक डर के मारे घर के भीतर चली गई। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा। कहो, तुम क्यों इन्हें जलाना चाहते हो? वो बोला, इनसे मेरा घर नष्ट हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारा घर भीतर से सड़ा हुआ था? वो बोला, हां, लकड़ी पुरानी थी। बुद्ध मुस्कुराए, तो दोष इन दीमकों का नहीं, तुम्हारे लापरवाह मन का है। ये केवल सड़ी लकड़ी खाती है, जैसे मनुष्य का लोभ और क्रोध उसके भीतर की अच्छाई को खा जाता है। वो व्यक्ति चुप हो गया।
बुद्ध ने कहा, मशाल छोड़ दो, पहले अपने भीतर की दीमकों को जलाओ। वो रो पड़ा। उसने मशाल बुझाई और बुद्ध के चरणों में गिर गया। दीमक का रहस्य। जब वो चला गया, दीमक फिर बाहर आई। उसने कहा, प्रभु, मनुष्य हमसे डरता है, पर वो नहीं जानता कि हम डर में ही जीते हैं। हर क्षण कोई हमारे घर को कुचल देता है। बुद्ध ने कहा, छोटी, यही संसार का नियम है। जिसका घर मिट्टी में है, वो विनम्र रहकर ही जी सकता है। दीमक बोली, तो क्या हमें मिट्टी में रहकर ही संतोष मानना चाहिए? बुद्ध ने कहा, संतोष मिट्टी में नहीं, मन में होता है। जो अपने कर्म में शांति पाता है, वही सच्चा राजा है। संध्या का मोड़। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। जंगल सुनहरी आभा में डूब गया। झरना लाल रोशनी में चमक रहा था। हवा में एक अजीब सी दिव्यता थी। दीमक बोली, प्रभु, आपने हमें वह दिया जो किसी मनुष्य ने नहीं दिया, समझ। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने भी हमें सिखाया है, छोटी, कि एकता, परिश्रम और निस्वार्थता ही जीवन का आधार है। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर कहा, तुम मिट्टी में रहती हो, फिर भी धरती का संतुलन बनाए रखती हो। मनुष्य आकाश छूता है, पर संतुलन खो देता है। दीमक धीरे धीरे मिट्टी के भीतर लौट गई। उसका घर ओस से चमक रहा था। बुद्ध उठे और शिष्यों के साथ आगे बढ़े। जंगल फिर से शांत हो गया। सिर्फ झरने की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। छर-छर, टप-टप। सीख, मोरल। जो अपने भीतर की दीमकों को पहचान लेता है, वो बाहर के विनाश से कभी नहीं डरता। सच्चा घर ईंटों का नहीं, विचारों का होता है। ये रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत की गई है टोटल आर स्टोरी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी में छिपा है एक अदृश्य सत्य और आत्मा की आवाज। अध्याय 2, दीमक की मेहनत और बुद्ध का दर्शन। सुबह का पहला उजाला धीरे धीरे छितराया। जंगल की आंचल में एक अजीब सा मधुर सन्नाटा था, जो पक्षियों की चहचहाहट से भी अलग था। पत्तियां हल्की हल्की सरसराती और झरने की दूर की टपटप आवाज मानो हर सांस के साथ जंगल को जगाती जाती। उस सुबह हवा में गीली मिट्टी की खास खुशबू थमी सी कुली रहती, मानो किसी ने अभी अभी धरती के भीतर कोई रहस्य फूका हो। गांव की ओर से आने वाली धूल भरी पगडंडियां अब भी उसी तरह घास फूस और नीम के पेड़ों के बीच गुजरती थी। गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई गुड़ खरीदने निकल रहा था, कोई बैलों को चारा दे रहा था, और कुछ महिलाएं अपने बाल बच्चों को संवारते हुए तीखी बातें कर रही थी। मगर उन सब के बीच एक जगह ऐसी थी जहां लोगों की बातें रुक जाती। वो जगह वो पुराना पीपल था जिसके नीचे दीमक का घर था। दीमक का घर अब पहले से बड़ा और जटिल हो चुका था। ऊपर से देखने पर वो मिट्टी की एक महीन सी किल जैसा दिखता, किंतु अंदर उतरते ही सुरंगों का जाल, खाने की पथरीली गत्तियां और छोटे छोटे कक्ष थे। हर कक्ष का कार्य साफ दर्शाई देता। कुछ सुरंगें हवा पहुंचाने का काम करती, कुछ नमी निकालने का, और कुछ छोटी छोटी गोदामों की तरह थी जहां फंगस और सड़ी गली लकड़ी को संग्रहित किया जाता। दीमक का सामूहिक व्यवस्थित व्यवहार ऐसे अनुराग से भरा था कि जो भी मनुष्य देखता वो चकित रह जाता। दीमकों की मेहनत में एक नियमित ताल थी। सुबह सुबह वे छोटी छोटी कतारों में निकलती, कुछ ले देकर मिट्टी के कण लाती, कुछ उसे झट से चबाकर गुधा बना देती, कुछ गंध से मार्ग चिन्हित करती ताकि और साथ ही उस मार्ग को पहचान सकें। उनकी जबड़े की हर क्रिया में सूक्ष्म कला थी। वे न केवल काटती, बल्कि काट कर उसे जोड़ती, भरती और भीतर छुपे छोटे छोटे छिद्रों को भी बंद कर देती ताकि बारिश में घर डूबने न पाए। गांव के कुछ बच्चे अक्सर दीमक के पास आकर खेलते। किसी ने देखा कि इनकी पीठ पर मिट्टी की एक परत लग जाती है, मानो उन्होंने अपनी छाती पर गांव की मिट्टी की बारीक सी चादर ओढ़ ली हो। एक बूढ़ा दयाराम अक्सर पास आकर बैठता और कहता
कि ऐसे छोटे जीवों में कितना अनुशासन और संयम है, पर दूसरे कहते कि ये हमें नष्ट कर देते हैं, हमारे दरवाजों को खा जाते हैं। विचारों और धारणाओं की ये टकराहट गांव के मन में व्याप्त थी। एक दिन जब सूरज ढलने लगा और जंगल सोने जैसा पीतलिया रंग छांटने लगा, उसी दिन गांव के कुछ लोग फिर से दीमक के घर को लेकर बड़बड़ाते हुए पहुंचे। कुछ दिनों से मनमानी बारिश और तेज हवाओं के कारण एक पुराने घर की एक दीवार में दीमक का निशान दिखा था। मन में डर फिक्र लेकर वे मशाल लेकर आए थे, पर उनकी आंखों में अब भी कुछ चिंता थी। क्या खुद का बन गया घर सुरक्षित है? क्या दीमक सिर्फ विनाशक है या उसकी भूमिका कुछ और भी है? उनकी बातों की हल्की सी गड़गड़ाहट जंगल के भीतर पहुंची और वही दीमक का समुदाय हल्का सा उत्तेजित हुआ। छोटे छोटे रक्षक दीमक बाहर निकले और अपनी रानी के टेढ़े संकेतों पर वापस आ गए। फिर वे सब कुछ शांत हो गया, मानो धरती ने घबराहट की एक सांस ली और फिर सुनी सी हो गई। बुद्ध, जो कुछ दिन से गांव और जंगल के बीच आए हुए थे, उन्होंने इस सब को दूर से देखा। उन्होंने शांतिपूर्वक पगडंडी पर ठहर कर कहा कि आज उन्हें दीमक से मिला लेना चाहिए। शिष्यों ने आश्चर्य किया कि क्या छोटे छोटे कीड़े उनसे कुछ कहेंगे, पर बुद्ध की आंखों में करुणा थी और उनके कदम उसी करुणा की ओर निकले। बुद्ध ने दीमक के घर के पास बैठकर अपने आंसू सी शांत मुस्कान से देखा। दीमक नेट के भीतर हलचल हुई और एक दीमक निकली, थोड़ी बड़ी। उसकी पीठ पर मिट्टी के वृत्तों का पक्का खोल था और आंखों में एक तरह का कार्यनिर्धारित तेज था। वो दीमक बुद्ध की ओर आई और एक अजीब सा गीत बार बार फुसफुसाने लगी। उस संगीत में मेहनत का ओज था और घर के प्रति प्रेम की गूंज। दीमक की आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। वो बताने लगी कि उनके दिन कैसे गुजरते हैं। सुबह होते ही वे अपने अपने कर्तव्यों की सूची बनाती है। कुछ पुराने सड़े हुए लकड़ियों को चुने, कुछ बड़े कणों को गुड़ले में तब्दील कर डालें, कुछ सुरंगों को नीम के जड़ों की दिशा में खोलें ताकि हवा आती रहे। वे ये भी बताती कि रात में जब हवा तेज चलती तो वे अहम सुरक्षाएं कर लेती। बाहर के बड़े हमें नेस्तनाबूद करने की कोशिशों के लिए मोर्चे तैयार कर लेती। हर दीमक का काम बार बार परीक्षण होता। यदि किसी सुरंग में परेशानी आती तो तुरंत पास की दीमक उस सुरंग को सुधार देती। बुद्ध उनकी बातों को धैर्य से सुनते रहे। उन्होंने कहा कि दीमक के इस संगठन में मनुष्य के लिए एक बड़ा संदेश छिपा है। मनुष्य अपने घर को बनाते हैं, पर वे उसकी रखवाली के नियम भूल जाते हैं। दीमक बताते हैं कि यदि स्थिरता और सहयोग हो तो कोई भी घर टूटने से पहले खुद को ठीक कर लेता है। ये सुन गांव के कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर शर्म और आत्मनिरीक्षण की छाया आई। तभी पास के हीरालाल, जो पहले दीमक को जलाने की बात कर रहे थे, नाराज और बेचैन होकर बोले कि दीमक तो हमारी मेहनत को खा गई। हमारी उम्र की कमाई बची खुची लकड़ी को नष्ट कर रही है। दीमक ने शांत स्वर में कहा कि वे केवल सड़ी हुई लकड़ी खाती है, न कि हरी और ताजी। जमीन के भीतर जो कुछ खोखला हो जाता है वही उनका भोजन बनता है। बुद्ध ने उस बात पर उंगली उठाई कि अक्सर मनुष्य भी अपने अंदर की सड़न को पहचानने में विफल होते हैं। क्रोध, लिप्सा, अहंकार, और फिर वे बाहरी को दोष देते हैं। दीमक तो बस सच्चाई का एक दर्पण है। वे दिखाते हैं कि किसे मरम्मत की जरूरत है। वहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। दीमक ने खुलकर बताया कि उनकी व्यवस्था इतनी कठोर और संगठित है कि वे अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कैसे छोटी छोटी नोकदार पत्थर के टुकड़ों से सुरंगों को सहारा देना है। उन्होंने बतलाया कि उनकी सामूहिक स्मृति होती है। पुरानी गद्दियों में रखा गंधमार्ग, नदी के किनारे की खुश्क मिट्टी का सांचा और बारिश के समय किन किन दीवारों को पहले चढ़ाना है। जो युवा दीमक ऊपर ऊपर दौड़ती, वे कभी कभी थक कर गिर जाती, पर एक नजदीकी दीमक तुरंत आकर उसे ऊपर उठा देती और अपना कण साझा कर देती। गांव के बच्चों ने ये देखकर चुपचाप बैठकर दीमक की सूक्ष्म परवरिश देखी और उनके चेहरों पर आश्चर्य और सम्मान का भाव उभरा। कुछ बुजुर्गों की आंखों में पश्चाताप की चमक आ गई।
उन्हें महसूस हुआ कि किस तरह उनकी सालों की लापरवाही ने घरों को खोखला कर दिया। फिर दीमक ने एक और बात बताई। रात में जब शिकारियों की आवाज आती, तब वे अपनी छोटी छोटी भूलों और बिखराव को छुपाने के लिए मिस्ट्रियां बनाती। वे कुछ सुरंगों को बंद कर देती और कुछ छिद्रों में चमकदार सूक्ष्म पदार्थ भर देती, ताकि पानी अंदर न पहुंचे। इस संघर्ष और सामंजस्य के बीच उनके घर टिकते और नए रूप में खिल उठते। दीमक ने यह भी कहा कि उनके अंदर अहंकार नहीं होता। कोई नहीं कहता, ये मेरा काम बड़ा है। हर कोई अपने अपने हिस्से की जरूरत समझता और उसी से जीवन चलता। बुद्ध ने फिर कहा कि यही मानव समाज का महान पाठ है, काम बांटना, गर्व नहीं। और जो सड़ाखुर हो उसे स्वीकार कर नष्ट करके नया पोषण देना। उन्होंने गांव वालों से कहा कि पहले अपने अंदर झांको, अपने क्रोध और लालच की दीवारें हटाओ, तभी बाहर की समस्या का समाधान होगा। उस रात गांव में एक बड़ा तूफानी घुम्मक्कड़ आया, तेज हवा और बरसात का संयोग। कुछ घरों की छतें उड़ गई, कुछ अमूमन उन्नत पेड़ों की शाखाएं टूट गई। पर दीमक का घर, जो निरंतर मरम्मत और समायोजन में रहता आया था, वो अटल बना रहा। ये देखकर गांव वालों की मान्यताएं बदलने लगी। वे समझने लगे कि दीमक केवल विनाशक नहीं, बल्कि जीवन की व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है। समाप्ति की ओर आते हुए दीमक ने बुद्ध से विनम्र होकर कहा कि वे चाहती है कि मनुष्यों को उनकी अहमियत समझ आ जाए और वे अपने घरों की मरम्मत पहले से करते रहें, जैसे वे अपनी नन्ही सी दीवारों की मरम्मत करती है। बुद्ध ने कहा कि दया और ज्ञान की ये बीज दीमक ने बो दी है और आज वो बीज गांव के दिलों में अंकुरित हो जाएगा। बुद्ध उठे तो जंगल में एक प्रकार की अद्भुत शांति पसर गई। हवा धीमी हुई, झरने की आवाज मानो हृदय की धड़कन से मेल खाने लगी। गांव वाले धीरे धीरे लौटने लगे। उनके कदमों में अब कुछ परिवर्तन था, हल्की लज्जा और भारी सोच, पर साथ ही उम्मीद भी। बच्चे अपने घरों को नए नजरों से देखने लगे और बुजुर्ग अपने पुराने टूटे कोनों की मरम्मत करने लगे। सीख, मोरल, छोटी छोटी मेहनत और सामूहिक सहयोग ही किसी भी समाज की असली मजबूती है। जो अपने भीतर की सड़न और अहंकार को दूर कर लेता है, वो बाहर की किसी भी मुश्किल को पार कर लेता है।